गवर्नमेंट्स, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस रोज बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। सोचो, हाईवेज बनाने में, वेलफेयर स्कीम्स को फंड करने में, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स को मेंटेन करने में। लिस्ट तो एंडलेस है और ये पैसा जो यूज होता है वो जनता का पैसा है, तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि ये सही जगह और लीगली खर्च हो रहा है। इसलिए CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का रोल आता है। CAG क्या है और क्यों जरूरी है? CAG गवर्नमेंट के स्पेंडिंग को ऑडिट करता है, ये चेक करता है कि पैसा लीगली और सही जगह यूज हो रहा है या नहीं। फिर ये रिपोर्ट्स पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स में पेश होते हैं, जहां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या PAG उन्हें देखती है। कुछ सालों में CAG ने कुछ बड़े शॉकिंग घोटालों को एक्सपोज किया है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही CAG की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। We'll be talking about the CAG report. BJP government in Delhi that has tabled first of the 14 pending CAG reports. जैसे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जहां टेलीकॉम लाइसेंसेस आउटडेटेड प्राइसेस पे दे दिए गए, जिसे इंडियन एक्सचेकर को लॉस हुआ। या फिर कोयला ब्लॉक का एलोकेशन स्कैम, जहां कोल माइंस बिना कोई बिडिंग के एलोकेट किए गए। तो हाँ, CAG को जनता का पैसा का सरकारी पहरेदार और गवर्नमेंट का ऑडिटर भी कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट को जिम्मेदार रखता है। और ये CAG का एक्रोनिम दोनों के लिए यूज होता है, एक इंसान के लिए और एक इंस्टीट्यूशन के लिए भी। CAG जो पर्सन है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, फिर यही CAG पूरे CAG के इंस्टीट्यूशन को हेड करता है, जो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन आज CAG की बात क्यों हो रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक पिटिशन मिली है जो CAG के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रही है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL कहती है कि CAG को रूलिंग गवर्नमेंट द्वारा हैंडपिक नहीं किया जाना चाहिए। आसान भाषा में समझे तो जो पर्सन जनता के पैसे को ऑडिट करेगा उसको वही लोग चूज नहीं कर सकते जिनको वो चेक करने वाला है। बिल सजेस्ट करती है कि एक इंडिपेंडेंट पैनल जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और वो CAG को चूज करे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को एडमिट कर लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स मांगा है। पर यह अपॉइंटमेंट प्रोसेस तो बहुत पहले ही चेंज हो जाना चाहिए था। प्रोब का ये आर्टिकल देखें। स्टेट इलेक्शन से जस्ट पहले CAG के हेडक्वार्टर से डायरेक्टिव आया और क्रूशियल ऑडिट्स होल्ड पे डाल दिए गए। कोई रीजन नहीं दिया गया। ये ऑडिट्स अव्यवस्था की भर भर के प्रूफ थी जो गवर्नमेंट्स को पसंद नहीं आई। इससे भी बड़ा एग्जाम्पल है नेशनल प्रोजेक्ट ऑडिट। ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को चेक करने वाला था, लेकिन ये भी बिना एक्सप्लेनेशन के रुक गया। पर जैसे कुछ जांचों को रोक दिया जाता है, वैसे ही कुछ जांचों को बढ़ा चढ़ा के भी दिखाया जाता है। जैसे ले लो दिल्ली की लिकर पॉलिसी का सीन। 2021-22 में दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी लॉन्च करी रेवेन्यू बढ़ाने और अल्कोहल सेल्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। पेपर पे तो सब मस्त लग रहा था, लेकिन जब CAG ने डिटेल में चेक किया ना, तो 2000 करोड़ का घोटाला मिल गया। गलत इंप्लीमेंटेशन, शेडी लाइसेंसिंग और बिडिंग में टोटल ट्रांसपेरेंसी की मार। और बस ऑपोजिशन ने मौका पकड़ लिया, सीधा करप्शन के इल्जाम लग गए। दिल्ली सरकार ने भी चुप रहने का नाम नहीं लिया, बोला ये ऑडिट भी पॉलिटिकल टाइमिंग का खेल है। पर तब से अब की बात करें तो CAG की प्रोडक्टिविटी हर साल घट रही है। 2015 में इसने 55 रिपोर्ट्स दिए थे, लेकिन 2020 में सिर्फ 14। कम रिपोर्ट्स का मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है जांच कम करने के लिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज और लोगों की कमी की वजह से भी हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि लोगों की कमी ही सच है। पर 2023 में 3 CAG ऑफिसर्स को अब्रप्टली ट्रांसफर कर दिया गया जब उनके ऑडिट्स ने बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे, भारतमाला परियोजना और आयुष्मान भारत में सच दिखा। ऑपोजिशन जैसे कांग्रेस ने कहा यह जांच को दबाने का प्लान था, पर यह तो हमेशा से चलते आया है। ऑनेस्ट ऑफिसर्स का ट्रांसफर और करप्टेड ऑफिसर्स का प्रमोशन। पर CAG भी ज्यादा घोटाला छुपा ना पाया और द्वारका एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट में इस एक्सप्रेसवे का कॉस्ट 18 करोड़ प्रति किलोमीटर से 251 करोड़ प्रति किलोमीटर तक बढ़ गया। विपक्षी नेताओं ने इसे सोने का सड़क नाम से धरने भी लगाए, पर अफसोस ये धंधा बंद ना हो पाया। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, कंपा फंड के बारे में आपने सुना है। कंपा मतलब कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये फंड बना ही इसलिए था कि जब कंपनीज फॉरेस्ट लैंड का यूज करें तो बदले में पैसा दे और उस पैसे से नए पेड़ लगाए जाएं। सिंपल लगता है ना, लेकिन उत्तराखंड में कुछ और ही खेल हो रहा था। CAG ने ऑडिट किया और पकड़ लिया कि फॉरेस्ट लैंड को अलग अलग कामों के लिए यूज किया गया और नए पेड़ या तो डिले हुआ या हुआ ही नहीं।
और जो पैसा पेट लगाने के लिए आया था वो अलग ही काम में उड़ा दिया गया। और सिर्फ उत्तराखंड नहीं, केरल का सीन भी देखिए। केरला सर 100% लिटरेसी सर। वहाँ इशू पैसा का कम और पावर का ज्यादा था। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड यानी KIIFB ने ऑफ बजट बोरोइंग की, मतलब लोन उठाया लेकिन बजट में दिखाया ही नहीं। CAG ने बोला ये तो सीधा रूल्स का वायोलेशन है, लेकिन केरल गवर्नमेंट भी कहा चुप रहने वाली थी। बोला भैया ये काम तो सेंटर भी करता है, हमें ही क्यों पकड़ रहे हो? क्या CAG ऑडिट्स का यूज स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है? तो असली दिक्कत यही है, गलती सिर्फ पैसों की नहीं है बल्कि इस बात की है कि CAG की रिपोर्ट्स का यूज कैसे हो रहा है। कभी इग्नोर होती है, कभी अपने मतलब का एंगल दे दिया जाता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो कहीं सेंटर CAG को इन्फ्लुएंस करता है, तो कहीं स्टेट्स बोलते हैं CAG उनके काम में ज़्यादा घुस रहा है, और इसीलिए PIL सुप्रीम कोर्ट के पास इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट के लिए गया। अगर CAG का अपॉइंटमेंट प्रोसेस इंडिपेंडेंट हो जाता है तो दो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। एक, CAG बिना प्रेशर के इम्पार्शियल ऑडिट्स कर सकता है। दूसरे, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ब्लेम नहीं करना पड़ेगा कि CAG उनके अफेयर्स में घूस कर रहा है, क्योंकि एंड में अगर एक पहरेदार ही चोर से दोस्ती कर लेगा तो रक्षा कौन करेगा?